यहाँ अभी शू मस्त गाना गाते हुए भाग रहा था और वो दूसरा मैजिशियन आदमी उसका पीछा करने लगा था। हम देखते हैं कि अभी सामने रोड पर एक मिनी बस उन्हीं की तरफ आ रही थी। वो उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन जो ड्राइवर था वो सामने देखता है कि कोई उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है और उसने अपने हाथ के ऊपर एक बाइक उठा रखी है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। अब वो कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। साथ ही बाकी सब जब उसे देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। शू यहाँ से जंप करते हुए उस मिनी बस के दूसरी तरफ आ गया था। वो उसे जाते हुए देख रहे थे। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी अभी शू का पीछा कर रहा था, लेकिन अब वो थकने लगा था। वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब इस बात को वो और ज्यादा देर तक सीक्रेट रख पाएगा। इसके बाद वो तुरंत ही अपने उस साथी को फोन लगाता है। असल में उसका नाम लीदियन है। यहाँ पर लीदियन कहता है कि क्या हुआ, तो इस पर ये मैजिशियन आदमी कहता है कि हमें माउंटेन के लिए अभी पहुंचना है। तुम जितना तेज हो सके भाग कर आओ, क्योंकि हम अभी वहाँ पर जा रहे हैं। इस पर लीदियन कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, भाग कर क्यों जाना है, तुम अपनी बाइक लेकर आओ ना। तो इस पर उस मैजिशियन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें जल्दी से आना होगा, ज्यादा बातों में मत लगाओ। इसके बाद वो खुद ही भागना कंटिन्यू करता है। अब जब कुछ देर बाद वो थक गया था तो वो रुक कर कहता है कि आखिर ये लड़का एक बाइक को उठाते हुए इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है। दूसरी तरफ वहाँ पर लीदियन भी पहुंच गया था। वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी बाइक कौन उठा कर ले गया। तो इस चीज पर मैजिशियन कहता है कि मुझे नहीं पता, वो यंग एज का लड़का था। अब लीदियन कहता है कि लेकिन तुम तो डी रैंक की इंटरमीडिएट लेवल के हो ना, तुमने पहले तो कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। तो इस चीज पर मैजिशियन कहता है कि मैंने 25 साल के करियर में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। कि यहाँ पर मैजिशियन ये भी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि वो रैंक सी पर हो, इस वजह से मैं उसे रोक नहीं पा रहा। अब लीदियन कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो। वैसे यहाँ पर मैजिशियन को शक था कि कोई भी लड़का किसी गाड़ी को उठाकर क्यों ले जाएगा। वो लीदियन से भी कहता है कि कहीं तुमने 1-2 दिन पहले किसी को गुस्सा तो नहीं दिलाया, वरना तुमसे बदला लेने के लिए वो मेरी बाइक उठाकर लेके क्यों भागेगा। इस पर लीदियन कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कह रहा था कि ऐसी कोई खबर नहीं आई कि अवेकन ग्रुप का कोई मेंबर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रैंक का पर्सन यहाँ आने वाला है, तभी तो हमने इस टाइम यहाँ आने का डिसाइड किया। वैसे अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्हें पैदल ही जाना होगा। लेकिन अब वो जब ये सोचते हैं कि वो माउंटेन इतनी ज्यादा दूर कैसे जाएंगे, तो इस चीज से वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि अभी हाईवे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा के थ्रू शू को देख पा रहा था। वैसे उनके पास सिर्फ क्लिप थी, लेकिन शू इतनी तेज भाग रहा था कि उन्हें उस क्लिप में शू का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। ये ग्रुप किंग्स ग्रुप है, लेकिन अभी हमें बताया नहीं जाता कि ये ग्रुप का क्या काम करता है, क्योंकि देखकर तो लग रहा था कि शायद ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस सीरीज में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंफर्म नहीं किया जा सकता। अभी जब ये शू को देखते हैं तो डिसाइड करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द शू को पता लगाना होगा। अब उस टीम का जो मेन लीडर था वो बाकियों से कहता है कि सिटी में जाओ, क्योंकि ये हाईवे सीधा सिटी की तरफ जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ जब ये लोग सिटी की तरफ आते हैं तो वहाँ पर जो ऑलरेडी जो ऑफिसर वहाँ पर था वो बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया। वो समझ गए थे कि इसका मतलब वो लड़का जो कि बाइक लेकर भाग रहा था वो हाईवे से यहाँ तक नहीं आया, मतलब वो बीच हाईवे में कहीं रुक गया। अब सीन चेंज होता है और हम शू को देखते हैं। वो सच में इस वक्त हाईवे से वहाँ उस माउंटेन के पास पहुँच चुका था। वो यहाँ पर जाकर सबसे पहले तो उस बाइक को फेंकते हुए और इसके बाद आसपास जगह को देखने लगता है और वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी डली हुई थी। वो कह रहा था कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पर तो कुछ भी खास नहीं दिख रहा। इसके बाद अब वो वहाँ से आगे बढ़ने लगा था। कुछ देर आते ही उसे फिर से कुछ मिट्टी मिलती है। वो वहाँ पर आकर उस पर पाँव मारता है तो उसे पता चलता है कि ये तो नीचे से खोखली है। शू ने तुरंत ही अपने स्टोरेज के अंदर से एक स्पेयर बाहर निकाल लिया था और वो उसका यूज करते हुए तुरंत ही उस मिट्टी पर मारता है, जिस वजह से वो मिट्टी नीचे गिर जाती है और वहाँ पर रास्ता ओपन हो जाता है। अब शू वापस से अपने स्पेयर को रखते हुए वहाँ अंदर जाने लगा था और वो जो गुफा थी वहाँ अंदर तक जा रही थी। जब शू आगे बढ़ रहा था तो गलती से वो एक जगह पर पैर रख देता है, जिस वजह से उसने वहाँ के प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट कर दिया था। इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे लकड़ियों के तीर उसकी तरफ आने लगे हैं। वो किसी तरह से उनसे बचता है और वहाँ से भागने लगता है। वैसे अब कुछ देर आने के बाद उसे सामने एक गोल्डन प्लेट दिखाई देती है। वो उसे उठाता है। वो असल में वही मिरर है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है, मगर ये ब्रोकन मिरर था। शू उसे उठाकर देखता है और उस पर जब वो अपनी एनर्जी का यूज करता है तो अचानक से वो मिरर के अंदर से बहुत तेज लाइट बाहर निकलने लगती है। ये लाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि शू अभी सामने देख भी नहीं पा रहा था। वो तुरंत ही उसे नीचे रख देता है। वो कहता है कि ये कैसी चीज है और ये किस काम आती है। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उसे कुछ पॉइंट मिलते हैं और वो समझ जाता है कि वो दोनों ही
वहाँ बाहर आ चुके हैं। वैसे वो सोच रहा था कि वो पैदल भी यहाँ इतनी जल्दी पहुँच गए। इसके बाद अब हम बाहर देखते हैं कि यहाँ अभी वो दोनों जब आए थे तो उन्हें अपनी बाइक दिखती है। वही देखकर शॉक हो जाते हैं। मैजिशियन यहाँ पर ली दियान का इल्जाम लगा रहा था। वो कह रहा था कि जरूर तुमने यही इन्फॉर्मेशन लीक की थी, पर इस पर ली दियान कहता है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। अब ली दियान उस मैजिशियन पर इल्जाम लगाता है कि शायद तुमने ही ऐसा किया होगा, पर वो मैजिशियन कहता है मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। पर अब वो दोनों ही लड़ना बंद कर देते हैं और मैजिशियन कहता है कि हमें उस जगह पर चलना चाहिए। शायद जो भी इस बाइक को लेकर गया था वो ऐसे ही इसे यहाँ पर छोड़ गया, क्योंकि उसके पास चाबी तो थी नहीं। अब वो कंपास के थ्रू वो जगह देखते हैं जहाँ से उस मैजिकल मिरर की एनर्जी का पता लग रहा था। वो उस तरफ बढ़ते हैं और सीधा उसी गुफा के सामने आ जाते हैं जहाँ पर शू गया हुआ है। वहाँ पर मिट्टी नहीं थी, इस वजह से वो समझ गए थे कि जरूर इसके अंदर ऑलरेडी कोई जा चुका है। अब यहाँ पर वो मैजिशियन, वैसे उनका नाम अब हमें पता चला है कि उनका नाम लियांग है। वो यहाँ पर ली दियांग से कहता है कि पहले तुम नीचे जाओगे, लेकिन इस बात पर ली दियान लियांग से कहता है कि नहीं, पहले मैं नीचे क्यों जाऊँ। अगर तुम मेरी बात मानो हमें यहाँ पर आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि नीचे कितने लोग हैं। लेकिन तभी नीचे से शू चिल्लाता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये भी कह रहा था कि मैं खुद से बाहर आ जाऊंगा, पर ये सुनकर यहाँ पर लियांग खुश हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हमें बताओ कि नीचे आखिर है क्या। इस पर शू कहता है कि नीचे कुछ नहीं है, बस यहाँ पर उसे एक मिरर मिला है, बाकी तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। अब लियांग कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें बाहर आने देंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें पहले उस मिरर को ऊपर फेंकना होगा। शू कहता है कि बिल्कुल, मैं अभी फेंक सकता हूँ। अब शू उस मिरर को ऊपर फेंक देता है। वो लोग उस मिरर को देखकर खुश थे। वो उसे उठाते हैं और कहने लगते हैं कि सच में असली भी है कि नहीं। शू कहता है कि तुम उसको टेस्ट करके देख लो कि ये बिल्कुल असली है। अब यहाँ पर वो ये भी कह रहे थे कि ये तो एक टुकड़ा है, तो शू कहता है कि यहाँ पर तो बस यही एक है, वैसे शायद दूसरे माउंटेन पर हमें दूसरा टुकड़ा मिल सकता है। इस पर लियांग को बात सही लग रही थी। वैसे वो कहता है कि पहले हमें इस मिरर को चेक करना होगा, इसके बाद तुम ऊपर आ सकते हो। शू हाँ कर देता है। अब लियांग उस पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है, जिसके बाद अचानक से फिर से वो मिरर एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही तेज एनर्जी यानी कि लाइट बीम निकलती है। ये लाइट बीम इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसके बाद लियांग को और दियांग को दोनों ही एक सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। इस चीज का फायदा उठाते हुए शू खुद ही वहाँ से बाहर आ जाता है और उस मिरर को उठाकर अपने स्टोरेज में रख लेता है। यहाँ पर लियांग थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। वो तुरंत ही अपने फायर मैजिक से शू पर हमला करता है। वैसे शू उससे अटैक से बच गया था, मगर हम देखते हैं कि अभी लियांग को कुछ दिख नहीं रहा था। इस वजह से गलती से उसने ये अटैक ली दियान के ऊपर कर दिया था। शू देखकर शॉक था। इसके बाद अब वो वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि अभी फिर से ली दियान लियांग के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि शू वहाँ से निकल चुका है और शू इस वक्त उस बाइक को फिर से उठाकर भाग रहा था। शू के पास चाबी नहीं है, वरना वो उसे चलाकर भी ले जा सकता था। ये देखकर ये दोनों ही और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये तुरंत ही शू का पीछा करने वाले थे, लेकिन शू की स्पीड देखकर ये डिमोटिवेट होते हुए चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब ये हाईवे से चलते हुए जा रहे थे तभी एक गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती है। लीदियन यहाँ पर अपने कंपास में देखता है तो उसे उसी तरफ का एक एरो दिख रहा था। इसे पता चल जाता है कि इस गाड़ी के अंदर जो भी है उसके पास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है। इसका साफ मतलब यही था कि शायद वो अवेकनिंग ग्रुप वाले हैं। वो डर जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, पर लियांग उसे रोकता है और कहता है कि हम क्यों भाग रहे हैं, हमने तो अभी कुछ नहीं किया। अब वो दोनों धीरे धीरे चलने लगे थे। गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से जो आदमी बैठा हुआ था वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ किसी लड़के को भागते हुए देखा है जो कि अपने कंधे पर गाड़ी उठाते हुए भाग रहा था। इस पर लियांग हंसते हुए कहता है कि नहीं, हमने ऐसा किसी को नहीं देखा और वैसे भी ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई गाड़ी उठाकर कैसे भाग सकता है। वैसे इसके बाद वो आदमी थैंक्स कहकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि अभी इन्हें इस पूरे हाईवे को चेक करना होगा, तभी वो शायद उस लड़के को ढूंढ पाए। वैसे अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें एक चीज नोटिस होती है। अब वो रुकते हैं और पीछे देखकर पूछने लगते हैं कि अब तुम लोग यहाँ हाईवे पर क्या कर रहे हो और आखिर इस लड़के ने एक बाइक राइडर जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। ये चीज सुनकर ली दियान थोड़ा सा घबरा गया था, पर वो शांत होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसका कारण लियांग से पूछने के लिए जैसे ही दूसरी तरफ देखता है तो लियांग वहाँ पर नहीं था। वो पहले ही वहाँ से भाग चुका था और कह रहा था भाई जल्दी भागो। अब यहाँ पर ली दियान भी डरते हुए वहाँ से भाग गया था, मगर इतने में ही वो गाड़ी वाला आदमी निकलकर कुछ मैजिक पावर से, जो कि बाइक्स मैजिक पावर है, उसकी मदद से यहाँ ली दियान को पकड़ लेता है। ये चीज देखकर ली दियान मदद मांग रहा था, पर इतने में ही लियांग वहाँ से फायर मैजिक यूज करता है जिससे वो बच नहीं पाता, इसलिए लियांग खुद ही भागने लगा था। अब ली दियान यहाँ पर कहता है कि मेरी मदद करो, लेकिन लियांग उसकी बात नहीं सुनता, जिस वजह से ली दियान को गुस्सा आता
जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि इसका नाम लियांग है, इसके पास फायर मैजिक पावर है। ये सुनकर लियांग गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपनी फायर मैजिक से ली दियान के ऊपर हमला करता है, जिससे कि वो और ये कुछ ना बता पाए। पर यहाँ पर उसने वो अटैक रोक लिया था। साथ ही साथ बाकी जो लोग थे वो ली दियान के पीछे पड़ चुके थे। अभी ली दियान बहुत ही स्पीड से भाग रहा था। इस वजह से वो लोग दूसरे ऑफिसर को भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि लियांग नाम का एक बंदा उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन ये देखते हुए उस टीम का लीडर कहता है कि नहीं, हम इस मैजिशियन को यहाँ से भागने नहीं दे सकते। और वो कह रहा था कि तुम किंग से बचकर नहीं जा सकते। इसके बाद अब वो धर्मा प्रोटेक्टर नाम की एक टेक्निक का यूज करने वाला था। इस टेक्निक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि जब मैजिशियन को इस चीज का आभास होता है तो वो तुरंत ही पीछे देखता है। अब यहाँ पर वो किंग को पहचानते तो नहीं था, पर उसकी पावर महसूस करने के बाद वो ये समझ जाता है कि यही वो आदमी है जिसके बारे में यहाँ अफवाह फैली है। असल में कहा जाता है कि एक ऐसा कल्टीवेटर जो कि रैंक बी पर नहीं है, लेकिन उसकी पावर रैंक बी वाले से मिलती है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, पर इसके लिए लोग किंग कहते हैं। अब किंग अपना अटैक करने वाला था, लेकिन लियांग इस चीज में डर जाता है और पहले ही सरेंडर कर देता है। अब किंग की टीम आके आकर उसे पकड़ लेती है। इसके बाद किंग उससे कह रहा था कि अच्छा है तुमने सरेंडर कर दिया, वरना बेवजह तुम मारे जाते। अब जब किंग की टीम उन दोनों को ही वहाँ से ले जा रही थी तो किंग उन्हें रोकता है और कहता है कि मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। यहाँ पर किंग पूछता है कि बाकी सब मुझे ठीक लगता है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि आखिर तुम दोनों एक मोटर बाइक को अपने सर के ऊपर लेकर क्यों भाग रहे थे। ये सुनते हुए लियांग और दियांग को दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लियांग यहाँ पर चिल्लाकर कह रहा था कि तुम पागल हो गए हो, मैं एक बाइक को अपने सर पर रखकर कैसे भागूंगा। असल वो मेरी बाइक थी, ना जाने कौन बेवकूफ लड़का उसे सर के ऊपर रखकर भाग रहा था और हमें उसके पीछा कर रहे थे। इसके बाद अब ली दियान वहाँ उस डायरेक्शन के बारे में भी बताने लगता है जहाँ शू गया था। वैसे अभी किंग उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इस वजह से ली दियान पूछता है कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है कि नहीं। इस पर किंग कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। वैसे अब वो तुरंत ही फोन लगाते हुए अपनी टीम से कहता है कि अभी तक हमें वो लड़का नहीं मिला जो कि उस बाइक को अपने सर पर लेकर भाग रहा था। उसकी तलाश जारी रखो, जरूर वो इन दोनों का ही साथी होगा। अब हम देखते हैं कि किंग को एक और फोन आता है जो कि अभी दूसरी टीम की तरफ से था, जो उस माउंटेन पर उस गुफा के अंदर जाकर चेक कर रही थी। उन्हें वहाँ पर कोई चीज नहीं मिलती। इस वजह से किंग इन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जो कुछ भी मिला था वो हमें दे दो। उन्हें जो वहाँ से चीज मिली थी वो वही लड़का लेकर भाग गया जो कि बाइक उठाकर भाग रहा है। किंग इस पर गुस्सा करता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि आखिर उस गुफा में कौन सी चीज थी। इस चीज पर लीदियन कहने लगता है कि वहाँ पर प्रिंसेस का ब्रोकन मिरर था। अब किंग पूछने लगता है कि आखिर वो मिरर करता क्या है। इस चीज पर लीदियन बताता है कि असल में वो मिरर एक खास सर्चिंग लाइट छोड़ता है। अगर हम उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट करें तो उससे एक बहुत ही तेज लाइट निकल आकर आती है, जिसे सर्च लाइट कहा जाता है। इससे ज्यादा उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। वैसे इसके बाद किंग ये भी पूछता है कि आखिर वो लड़का दिखता कैसे है जो कि इस बाइक को लेकर भाग रहा था। इस पर लियांग तो कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन लीदियन कहता है कि उसने हमारे चेहरे पर यही लाइट डाल दी थी, जिस वजह से हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। इस वजह से किंग को गुस्सा आता है और यहाँ पर शू को उसके पॉइंट मिलते हैं। शू अभी हंसते हुए भाग रहा था और यहाँ पर कह रहा था कि वो दोनों कितना ज्यादा बेवकूफ हैं, उन्होंने मेरी बात पर इतनी आसानी से भरोसा कर लिया। इसके बाद शू उस बाइक को वहाँ से फेंकते हुए लू शियाओ के पास आ जाता है, जो कि अभी टेंट के बाहर शू का इंतजार कर रही थी। वो शू को देखकर थोड़ा सा गुस्सा करती है। वैसे भी उसको नींद आ रही थी, इस वजह से वो कह रहे थे कि तुम आखिर गए कहाँ थे। शू बताता है कि वो दो बुरे लोगों से लड़ रहा था। तो लू शियाओ पूछते है कि इसका मतलब जरूर तुमने अपने साथ कोई रेयर चीज लाए होंगे। शू कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे एक चीज मिली तो है। लू शियाओ पूछती है कि वो क्या है। तो इस चीज पर वो शू बताता है कि वो वही प्रिंसेस का मिरर है जिसकी कहानी हमने बस के अंदर सुनी थी। अब लू शियाओ कहने लगती है कि क्या वो मिरर तुम मेरे लिए लेकर आए हो। इस पर लू शियाओ कहता है कि नहीं। लू शियाओ बहुत ही गुस्सा होकर टेंट के अंदर चली जाती है। अब उसके जाते ही शू को कोई आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि ये बहुत सारी गाड़ियां हैं। उसे पता चलता है कि गाड़ियां ड्रैगनेट की हैं। ड्रैगनेट से आप मतलब अवेकन लोगों का ग्रुप समझ सकते हो। इस तरह से इसे पुलिस भी कह सकते हैं। उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया था जिनसे वो शू बाइक लेकर आया था। शू देखकर शौक था। वो कह रहा था कि ये दोनों पकड़े गए, अच्छा है, ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। वैसे इसके बाद अब जब शू वहाँ उस तरफ जा रहा था तो वो देखता है कि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि इस जगह पर एक रूइन ओपन होने वाला है, जिस इस जगह से मतलब शू जहाँ घूमने के लिए आया है।
वहीं कहीं आसपास में एक रूइन ओपन होने वाला है, जैसा कि सीजन 1 में हुआ था। इस बात से शू शॉक था और उसे ये भी जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर और कोई भी अवेकिंग वाला बंदा मौजूद है। वो सोच रहा था कि क्या मैं भी इस चीज के बारे में बात बता दूं कि मैं भी यहाँ पर हूँ, पर वो सोच रहा था कि मैं क्या कहूँगा। तभी वो जब आगे बढ़ता है तो उसे आवाज आती है। ये आवाज जियांग की थी, जो कि उसकी क्लासमेट है। वो यहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शू बताता है कि वो बस घूमने के लिए आया था। जियांग बताता है कि अभी यहाँ पर एक रूइन ओपन होने वाला है और अवेकिंग ग्रुप ने डिसाइड किया है कि जो बच्चे पिछली बार रूइंस के अंदर नहीं गए थे और वहाँ से सेफली आए थे, उन्हें फिर से रूइन में जाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर शू थोड़ा शॉक था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शू लू शियाओ के साथ उसी जगह की तरफ पैदल जा रहा था। तभी वही बस जिसके अंदर बैठकर ये सभी लोग आए थे, उसकी बाकी के जो पैसेंजर थे वो शिकायत कर रहे थे। असल में वो बस एक ट्रैवल एजेंट की है, जो कि इन्हें यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आया था। लेकिन अब रूइन के चलते सभी को वापस लौट कर जाना होगा। इस वजह से वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे, पर वो एजेंट कह रहा था कि हमारी एजेंसी ऐसी नहीं कर सकती, हमें पहले से इस बारे में कोई पता नहीं था और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि हमें पैसे लौटाने हो। तभी शू वहाँ से निकलने लगता है तो वो एजेंट शू से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। शू बताता है कि यहाँ पर एक रूइन ओपन होने वाला है और उसे भी वहीं जाना है। ये सुनकर वो दूसरे लड़के जो कि शू को वहाँ ट्रेन के अंदर मिले थे, वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते और जियांग से जाकर मिलते। पहले उन्हें अपनी आईडी प्रूफ दिखाने थे। शू का आईडी प्रूफ चल जाता है क्योंकि वो इलाइट क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन अभी लू शियाओ के पास आईडी प्रूफ नहीं था, इस वजह से उसे आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। पर तभी जियांग आगे आकर एक स्पेशल आईडी प्रूफ दिखाता है, जिसके बाद लू शियाओ को भी आगे जाने की परमिशन दे दी जाती है। वो एक गाड़ी में बैठकर उस जगह पर जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पहले से ही बहुत सारे सोल्जर्स तैयार थे, क्योंकि इस बात की जानकारी उन्हें अभी अभी लगी है। इस वजह से उन्होंने जितनी हो सकी उतनी फोर्स यहाँ तक भेज दी है। अब शू अब आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक डीप एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कि एक एनर्जी तो तियान लुओ की है। अब टेंट एरिया में आकर हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर सभी को गाइड कर रहे थे कि वहाँ रूइन के अंदर उन्हें सेफ किस तरह से रहना है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर पहली बार रूइन के अंदर जा रहे हैं और सुना है इस बार बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आने वाले हैं। उनकी बाकी सारी बातें तो ज्यादा कुछ काम की नहीं थी, बस मेन बात ये है कि शायद इस वाले रूइन के अंदर भी फॉर्मेशन आई नाम की कोई चीज है, जिससे ये रूइन बंद हो जाएगा। वैसे यहाँ से सीन चेंज होता है और हम शू को देखते हैं, जो कि अभी मास्टर ली के पास आया था। ये पहले का सीन है। शू उन्हें वो तलवार दिखाता है जो कि उसे तियान लाओ के पास से मिली है। इस तलवार को देखते हुए मास्टर ली उसे बताते हैं कि ये तलवार तुम्हारे ज्यादा काम की नहीं आ सकती, क्योंकि ऑर्डिनरी मटेरियल से बनी हुई है। ये सुनकर शू निराश हो जाता है। मास्टर ली कहते हैं, देखो मैं तुम्हें जो टेक्निक सिखा रहा हूँ वो सोर्ड ऑफ माइंड है। इसके थ्रू तुम किसी भी चीज को अपनी तलवार की तरह यूज कर सकते हो। तुम्हें बस उनकी एनर्जी का यूज करना है, तुम्हें किसी रियल थिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पर शू तो किसी और ही कारण से दुखी था। वो यहाँ पर कह रहा था कि अगर ये किसी अच्छे मटेरियल से बनी होती तो मैं इसे महंगे दाम में बेच सकता था। इस बार मास्टर ली को थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर फिर वो गुस्सा ना करते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर शू कह रहा था कि आप तो कई सारे कल्टीवेटर को जानते होंगे, क्या आप किसी पावरफुल का नाम बता सकते हो जिससे आपको लगता है कि वो बहुत ही आगे तक जाएगा। तो यहाँ पर मास्टर ली किसी लुओ ने तियांग की बात कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो एक अलग पाथ पर निकला है और उन्हें उम्मीद है कि सच में वो एक दिन कुछ बड़ा अचीव करेगा। अब शू पूछने लगता है कि आखिर वो किस रास्ते पर है। तो इस चीज पर मास्टर ली कहते हैं कि देखो, कल्टीवेशन में कोई रास्ता डिसाइड नहीं होता। यहाँ पर एक बंदा अगर किसी अच्छी रैंक पर पहुंच जाए या अच्छी स्टेज पर पहुंच जाए तो बाकी सभी वहां तक जाने के लिए उस रास्ते को चुनते हैं। वो रास्ता नहीं बल्कि उस बंदे की वहां तक पहुंचने की वजह से वो रास्ता क्रिएट हुआ है। इस वजह से कल्टीवेशन की किसी एंड को नहीं देखा जा सकता। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो वहां तक पहुंच सकता है। वैसे इसके बाद अब मास्टर ली यहाँ पर तियांग लू की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पर तुम्हारी मुलाकात वहाँ के चैन बाली यानी कि तियांग लुओ से भी हो सकती है। वो थोड़ा गुस्से वाला है पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर शू कहता है जो मास्टर तियांग लुओ है वो भी नाम से लग रहे हैं कि कल्टीवेटर हैं, और चैन बाली तो इतनी बड़ी पोजीशन है, फिर वो गुस्सा कैसे कर सकते हैं। जबकि कल्टीवेशन के दौरान तो हमें इस चीज ध्यान रखनी चाहिए कि गुस्सा हमारे ऊपर हावी ना हो। इस पर मास्टर ली कहते हैं कि ये तो उसका नेचुरल स्वभाव है, तुम उसे उसकी खामियां नहीं समझ सकते। अब शू बात मान जाता है। वैसे हम देखते हैं कि अभी करंटली शू उसी जगह पर आ रहा था जहाँ पर उसे वो तियांग लू मिलते हैं। असल में वो उसी टेंट वाली जगह पर खड़ा है, लेकिन बार बार उसे ये एनर्जी महसूस हो रही है। लेकिन एक बार फिर से एक दूसरी एनर्जी आकर उसे बीच में रोक देती है। वो तुरंत ही कॉन्शियस हो जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। असल में उसे यहाँ पर कई फॉरेन कल्टीवेशन
की एनर्जी महसूस हो रही थी। फॉरेन कल्टीवेशन को आप इस तरह से समझ सकते हो कि पिछली बार जब रूइन ओपन हुआ था तो वहाँ पर कई सारे स्पाई आए थे जो कि दूसरी जगह से थे। उनकी कल्टीवेशन की शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से होती है, इस वजह से उनकी एनर्जी यहाँ की कल्टीवेशन की एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट है। शू अपने आसपास देखने लगता है और कहता है कि अब मुझे और ज्यादा सतर्क रहना होगा। पिछली बार की तरह तभी वहाँ पर लूशियाओ आ जाती है और वो शू को वहाँ से ले जाती है। कुछ देर आने के बाद हम देखते हैं कि अभी लूशियाओ को वहाँ पर एक स्टॉल दिखता है जहाँ पर सभी के लिए खाना बन रहा था और उसे देखते हुए लूशियाओ के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अब तभी वहाँ पर जियांग आ गया था जो कि बताता है कि उनका टेंट पूरी तरह से रेडी है, उन्हें वहाँ पर चलना चाहिए। लूशियाओ तो वहाँ से जाने नहीं वाली थी, इसलिए शू उसे उठाता है और जबरदस्ती ले जाता है। अब हम टेंट के अंदर आ जाते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा लड़का जो कि उसे रूइन में जाने वाला है वो भी खड़ा हुआ था। वो इन लोगों को आते हुए देखता है और कहता है कि तुम भी रूइन के अंदर जा रहे हो। सबसे पहले उसकी नजर जियांग पर पड़ती है और उसे वो लड़की समझ में आता है। वो आते हुए यहाँ पर अपना नाम बताने लगता है कि उसका नाम चेन जुआन है, साथ ही वो अपनी रैंक बता रहा था। इस पर जियांग भी अपना नाम बता देता है और कहता है कि वो रैंक डी पर है। अब ये सुनने के बाद लिन जुआन और ज्यादा खुश था, लेकिन इतने में ही जियांग कहता है कि वो भी एक लड़का है। ये सुनकर चेन जुआन शॉक हो जाता है। अब जियांग वहाँ से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी चेन जुआन को यकीन नहीं हो रहा था। वो शू से कंफर्म करता है। शू हाँ करता है। वैसे अभी शू की नजर चेन जुआन के हाथ में उस गोल्डन वॉच के ऊपर थी। शू उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। शू बस उन्हें देखना चाहता था, जिससे कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो रूइन के अंदर उन्हें वेपन्स बेच सके ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। अब तभी वो लूशियाओ की तरफ देखते जो कि उससे बहुत गुस्सा हो रहे थे। इस वजह से शू आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। आगे बढ़ते हुए वो जियांग के पास जा रहा था, तभी हमारी नजर एक दूसरे आदमी पर पड़ती है जिसका नाम शेन है। वो यहाँ पर शू को देखते हुए उससे पूछने लगता है कि तुमने अभी कहा कि तुम रैंक ई पर हो, क्या तुम पहले भी किसी रूइन के अंदर गए हो? इस पर शू कहता है कि हाँ, मैं पहले भी एक रूइन के अंदर जा चुका हूँ। वैसे इतने में ही वहाँ पर चेन जुआन को गुस्सा आ गया था। वो आगे आते हुए शेन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम बोल सकते हो? मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तुम मुझसे नहीं बोल रहे थे, मुझे लगा कि तुम गूंगे हो। पर अब उसे साइड कर दिया जाता है। यहाँ पर शेन शू से कहता है कि अगर तुम सच में किसी दूसरे रूम के अंदर गए हो फिर तुम्हारी रैंक ई पर क्यों है? अब शू बताता है कि वो रैंक ई पर तो है, लेकिन उसने अपनी अवेकनिंग भी कंप्लीट कर ली है। इस पर शेन थोड़ा सा हैरान था और कहता है कि अच्छा, इस वजह से तुम्हें रूइन के अंदर जाना है। वैसे अब तभी चेन जुआन शू से पूछता है कि आखिर तुम बच्चे को अपने साथ लेकर क्यों आए हो? लेकिन शू बताता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये भी हमारे साथ रूइन में जाने वाली है। अब हम बाहर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी लोग अभी रूइन के अंदर जाने वाले हैं और टेंट के अंदर रुके हुए हैं, उन सभी को खाने के लिए लाइन लगानी थी। सभी लाइन लगाकर आगे बढ़ रहे थे। जब वो खाना देने वाला था, वहाँ पर लूशियाओ को देखते हैं तो वो कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो, तुम्हें जितना खाना चाहिए तुम यहाँ से ले सकती हो। इस पर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि अभी शू और लूशियाओ खाना खा रहे थे तो पास में ही टेबल पर चेन जुआन बैठा हुआ था। लूशियाओ उसे देखते हुए कहती है कि ये लड़का मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, ये तो शायद फ्यूरी को भी नहीं हरा पाएगा। शू कहता है तुम्हें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे अभी चेन जुआन भी उनकी तरफ देख रहा था और वो शौक था कि आखिर ये बात क्या कर रहे हैं। वैसे अब हम देखते हैं कि चेन जुआन इस वक्त अपना फोन निकालता है और उसमें डिटेल देखने लगता है सभी लोगों की जिनसे आज वो मिला। सबसे पहले तो वो शेन के बारे में देखता है। उसे जानने को मिलता है कि शेन ऑलरेडी 4 लोगों को हरा चुका है, जिसमें से एक अवेकनिंग वाला था और शेन ने उसे जिंदा पकड़ा था, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये देखकर चेन जुआन शॉक हो जाता है। वैसे अब इसके बाद जियांग की रिपोर्ट देखते हैं तो उससे जानने को मिलता है कि पिछली बार रूइन में जियांग भी गया था, जहाँ पर उसने 6 मॉन्स्टर्स को खत्म किया। इस पर चेन जुआन और ज्यादा शॉक हो गया था। अब वो शू के बारे में देखने लगता है। इसे शू से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। वो सोच रहा था कि शू उससे कमजोर ही होगा, पर शू के बारे में देखकर वो सबसे ज्यादा शॉक था। वैसे तो वहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो कम ही है, मगर उसमें लिखा हुआ था कि शू पिछली बार रूइन में गया था, जहाँ उसने 17 मॉन्स्टर्स यानी कि उन स्केलेटन टाइप के बीस्ट को खत्म किया था। साथ ही साथ शू वहाँ पर मिलिट्री की मदद की थी वेपन्स के लिए, जो कि वेपन्स उसने लोगों को बांट दिए थे। वैसे तो असल में शू ने उन्हें बचाया था और यहाँ पर और भी कई चीजें लिखी थी कि सबसे ज्यादा किल वहाँ पर शू ने ही किए थे। ये सारी बात सुनकर चेन जुआन और ज्यादा शॉक हो गया था। वो बाद में सोच रहा था कि यहाँ पर सबसे ताकतवर तो शू ही है, मैं तो सबसे कमजोर समझ रहा था। वो कहता है कि अब समझ गया कि जियांग फैमिली का लड़का आके शू का दोस्त कैसे है। वैसे अब कुछ देर बाद वहाँ पर और भी कई सारे टेंट आ गए थे और कई सारी गाड़ियां आ गई थी। इसमें और भी बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, या फिर कह लो कि और भी ऐसे लोग आए थे जो कि रूइन
के अंदर जाने वाले हैं। शू उन सभी को ध्यान से देख रहा था। इस चीज पर चेंज वन पूछता है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो। शू बताता है कि वो बस ये देख रहा है कि यहाँ पर किस तरह के लोग आ रहे हैं। वैसे असल में शू वहाँ पर सिर्फ वॉचेस देख रहा था कि किसी ने महंगी वॉच पहनी है कि नहीं। ये सुनकर चेंज वन और जियांग दोनों ही हैरान थे। चेंज वन अपनी वॉच बताने लगता है। वो कहता है कि पूरे 80,000 यान की है। तभी शेन कहता है कि तुम्हें इस तरह से डींगे नहीं मारनी चाहिए, मगर चेंज वन कह रहा था कि उसने ये वॉच नॉर्मल तौर पर पहनी है। उसकी फैमिली उसे महंगे आइटम पहनाने नहीं देती, इस वजह से उसे पहनकर आना पड़ा। वो बस यहाँ पर वो बता रहे था कि कितना अमीर है। वैसे तभी जियांग कहता है कि ये वॉच तुम्हारी उस रूइन के अंदर कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि हम जिस रूइन में पहले गए थे ये वाला रूइन उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये जिस माउंटेन पर है यहाँ पर पहले भी और भी कई रूइन ओपन हो चुके हैं और उन सभी की रिपोर्ट यही की है कि इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर या फिर स्केलेटन देखे जाते हैं। अब इससे चेंज वन थोड़ा सा डर रहा था। वैसे शू अभी चाओ के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जब पुराने रूइन की बात हुई थी तो चाओ की भी बात आती है। चाओ बहुत ही पावरफुल है, उसने उस रूइन के अंदर कई सारे स्केलेटन को मारा है। शूइन तो अभी यही सोच रहा था कि चाओ का कल्टीवेशन भी अच्छा है और वो अवेकनिंग में भी अच्छी है। उसका मतलब ये था कि उसकी रैंक उसमें अच्छी है। अब जैसे ही वो उसके बारे में सोच रहे थे तभी वहाँ पर चाओ आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग शॉक थे, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था। अभी यहाँ पर चेंज जुआन और शेन दोनों एक एक करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से उनकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। अब यहाँ से जाते हुए शू चेंज जुआन से कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम्हें हम सबके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, पर चेंज जुआन इस पर कहता है कि नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस मुझे यहाँ की खबर मिली है कि यहाँ पर फॉरेन लोग भी आए हैं। ये सुनकर शू का डाउट बहुत ही पक्का हो जाता है और वो समझ जाता है कि सच में इस बार भी कुछ स्पाई यहाँ उन्हें मिल सकते हैं। अब जब वो टेंट के पास आ गए थे तब सब अंदर चले जाते हैं। जियांग शू को बता रहा था कि क्या इस बार भी तुम वहाँ रूइन के अंदर चीजें सेल करने वाले हो, तो इस पर शू कहता है कि बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। ये सुनकर जियांग शॉक था। वो कहता है कि अगर तुम्हें दो चीज में से एक चीज को चूज करना हो तो तुम किसे करोगे। यहाँ पर वो दो ऑप्शन थे, पहली अपनी कंट्री को बचाना और दूसरी खुद की फैमिली को अमीर बनाना। तो शू कहता है वो सही टाइम आने पर मैं डिसाइड करूंगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता। जियांग कहता है ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। वैसे वो शू को डिटेल भी बता रहा था कि ये रूइंस कितना खतरनाक हो सकता है। शू देखता है कि उसे पता लगा था कि लगभग इस बार का ये रूइन पिछले बार से दुगना ज्यादा खतरनाक होगा। तभी वहाँ पर लू शियाओ भी आ जाती है। लू शियाओ शू से कहीं घूमने जाने को कह रही थी, जिस पर शू साफ मना कर देता है। लू शियाओ बस इसलिए हाँ कर रही थी क्योंकि उसे फोटो लेनी है और ये जगह बहुत ही अच्छी है। अब शू मना कर देता है और इस वजह से वो गुस्सा हो जाती है, मगर उसे गुस्सा देखकर शू को फिर हाँ करनी पड़ती है। जिसके बाद वो वहाँ से उसी लेक की तरफ जाते हैं जहाँ पर कुछ समय पहले हमने तियान लुओ को देखा था। अब यहाँ पर आने के बाद वो लोग आगे बढ़कर घूम रहे थे और लू शियाओ वहाँ उस लेक में पानी के साथ खेल रही थी। तभी अचानक से उन्हें वो ओल्ड मैन यानी कि तियान लुओ दिखते हैं। शू उन्हें देखकर कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब जब वो जा रहे थे तभी तियान लुओ कहते हैं कि मैंने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी, जिस पर शू रुक जाता है और पीछे को आकर कहता है कि आकर तियान लुओ मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। अब मास्टर तियान लुओ कहते हैं कि मुझे ली ने तुम्हारे बारे में बताया, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और लगता है कि तुम इस वाले रूइन के अंदर जाने वाले हो, जिस पर शू हाँ करता है। मगर तियान लुओ कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि इस बार का रूइन कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। शू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और फिर वो हंसने लगता है। तियान लुओ कहने लगते हैं कि हंसने की आदत लगता है तुम्हें ली ने लगा दी है, तुम्हें इस तरह से हमेशा हंसना नहीं चाहिए। और इतना कहते हुए तियान लुओ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिस वजह से वो जो लेक का पानी था वो वहाँ से बहुत तेजी से दूर फेंक गया था। साथ ही आसमान में जो बर्ड उड़ रही थी वो भी आसमान से नीचे गिरने लगती है। शू जानता था कि मास्टर तियान लुओ को गुस्सा बहुत ही ज्यादा आता है, पर उसे उनकी इतनी पावर की उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहा था कि सच में तियान लुओ उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब तियान लुओ यहाँ पीछे आते हैं और शू से कहते हैं कि ली ने तुम्हें कुछ और नहीं सिखाया। तो इस पर शू कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे बस यही सब सिखाया है। और वो तियान लुओ से कहने लगते हैं कि क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हो। इस पर मास्टर तियान लुओ कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने पिछले वाले रूइन के अंदर क्या किया था, मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाला। पर ये छोटी बच्ची जो तुम्हारे साथ है, अगर ये चाहे तो मैं इसे सिखा सकता हूँ। पर इतने में ही लू शियाओ मना कर देती है, जिस वजह से तियान लुओ को थोड़ा गुस्सा आता है और शू को नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं।
हैं। शू सोच रहा था कि ये सच में मास्टर तियान लुओ लू शियाओ को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए सोच रहे थे। वैसे अब शू वहाँ से जाने वाला था, इससे पहले ही तियान लुओ कहते हैं कि रूइन में ख्याल रखना, क्योंकि ये वाला रूइन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। शू उन्हें थैंक यू कहता है और वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि अब जब वो जा रहे थे तभी अचानक से लू शियाओ पानी में पैर रखती है और इतने में ही तियान लुओ फिर से उन्हें रोकते हुए कहता है कि अच्छा, तो इस छोटी बच्ची ने अवेकनिंग कर ली है, आखिर इसकी पावर किस तरह की है। ये सुनकर शू और लू शियाओ दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी। साथ ही इसके बाद अब वो शू से कहते हैं कि आखिर तुम ये बात ड्रैगन नाइट यानी कि उस अवेक ग्रुप वालों से कब तक छुपा के रखोगे। शू कहता है कि हाँ, मुझे छुपाना नहीं चाहिए, पर अब ये छोटी है। इसके बाद मास्टर तियान लुओ पूछते हैं कि आखिर इसकी रैंक क्या है, तो शू बताता है कि इसका पोटेंशियल अभी सिर्फ रैंक डी का है। ये सुनकर तियान लुओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक किसी का भी इतना कम एज में अवेकन होना पॉसिबल ही नहीं था। साथ ही साथ अगर कोई अवेकनिंग कर भी लेता है तो उसे ई रैंक से स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन उसका अभी पोटेंशियल रैंक डी का है। इस पर वो शॉक होते हुए पहले तो तियान लुओ कहते हैं कि इसका मतलब इसके थोड़ा और पावरफुल बनाने के बाद तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, और फिर वो कहने लगते हैं कि छोटी बच्ची, क्या तुम अभी मेरे स्टूडेंट बनना चाहोगी। इस पर लू शियाओ तुरंत ही मना कर देती है, जिस पर तियान लुओ फिर से गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी, अगर मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल वेपन्स दूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होगा। मगर लू शियाओ फिर से मना कर देती है और कहती है मैंने सुना है कि आप बहुत ही गुस्से वाले हो। ये सुनकर तियान लुओ को गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और आसमान में से कई सारी बर्ड्स नीचे आकर गिरती हैं। वैसे शू तो अब ये देखकर हैरान था कि सच में मास्टर तियान लुओ लू शियाओ को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। अब इतने में ही उनके पीछे से बहुत सारे व्हाइट क्लाउड उनकी तरफ आने लगते हैं। इसका साफ मतलब यही था कि अब रूइन ओपन होने वाला है। मास्टर तियान लुओ अभी रूइन के अंदर जाएंगे, इस वजह से वो तुरंत ही चिल्लाते हुए सभी को वार्न कर देते हैं कि अब रूइन ओपन होने वाला है, सभी लोग एक साथ ही जाओ। असल में पिछली बार तो वो गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि बच्चों को वहाँ रूइन के अंदर ले जाना नहीं था, लेकिन रूइन एकदम से ओपन हुआ था। इस बार वो पूरी तरह से तैयार थे, सभी को पहले से एक साथ रहना है। अब धीरे धीरे करके सभी लोग गैदर होने लगते हैं। हम देखते हैं कि शू और बाकी वो पूरा ग्रुप वहाँ पर जा रहा था। उस दौरान शू चेन जुआन से पूछता है कि आखिर उसकी एबिलिटी क्या है, जिस पर चेन जुआन शर्माते हुए कह रहा था कि मेरी एबिलिटी ऐसी है कि मैं अगर एक बार पेट भरकर खाना खा लूं तो फिर मुझे 15 दिन तक भूख नहीं लगती। ये बहुत ही वियर्ड एबिलिटी थी, पर शू उसकी तारीफ करता है, क्योंकि शू को तो वो गोल्डन वॉच चाहिए। तभी वहाँ पर तियान लू आ जाते हैं। वो चेन जुआन से कहते हैं कि अगर तुमने फिर से मुझे शर्मिंदा किया तो अच्छा नहीं होगा। चेन जुआन इस पर थोड़ा सा उदास हो जाता है, मगर शू सोच रहा था कि क्या तियान लू और चेन जुआन एक दूसरे को जानते हैं। वैसे वो सभी वहाँ व्हाइट क्लाउड की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उसी के अंदर जाने के बाद उनकी एंट्री होगी रूइन के अंदर। यहाँ पर शू ली शियाओ से पूछता है कि देखो, हम वहाँ अंदर जाने वाले हैं, अगर हम किसी तरह से अलग हो जाएं तो ध्यान रखना कि मैं तुम्हें हमेशा उस रूइन के बीच में मिलूंगा, मिडिल साइड, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेशन आई होता है। लू शियाओ बात समझ जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर हम अलग होते हैं तो मैं भी अपना पूरा ख्याल रखूंगी। इसके बाद सभी के चेहरे पर स्माइल थी और वो रूइन के अंदर जाने वाले थे। अब शू वहाँ रूइन के अंदर आ चुका था और अब पूरी जगह बदल गई थी और एक जंगल की तरह हो गई थी। यहाँ पर सभी लोग अलग हो चुके हैं। वैसे कुछ लोग अभी शू के साथ ही थे। ये जो ग्रुप था इसमें एक लड़का है जो कि अच्छा खासा पावरफुल है। उसकी जो रैंक आई थी पोटेंशियल रैंक को लगभग एक ही थी, इस वजह से सभी लोग उसे अपना लीडर बना लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमें गाइड करोगे कि हमें आगे क्या करना है। अब वो लड़का यहाँ पर कहने लगता है कि सबसे सही यही है कि अभी हम यहाँ से जंगल से निकलें, क्योंकि जंगल के अंदर हमें डायरेक्शन का पता नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मगर उन्हें किसी एक डायरेक्शन में जाना था। इसके लिए एक लड़का सजेशन देता है कि क्यों ना हम सन का सहारा ले डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, पर ऊपर हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे, इस वजह से वहाँ पर सूरज दिख ही नहीं रहा था। इस पर अब वो लड़का जेनजी कहता है कि हमें सूरज का सहारा लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी जब तक हम इस जंगल में हैं, इसलिए हमें पहले जंगल से निकलना होगा। तो हम किसी भी एक डायरेक्शन को चुनकर यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर शू खड़ा होता है। वो इनकी बात सुन रहा था। वो कहता है कि वैसे तो उन लोगों का प्लान बहुत ही बढ़िया है, मगर तुम पेड़ पर चढ़कर सन की डायरेक्शन देखने का ट्राई करते तो वो ज्यादा सही रहता। इस पर सभी लोग सोचते हैं कि उनके दिमाग में पहले ये बात क्यों नहीं आई। वैसे अब जेनजी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ही पेड़ पर क्यों ना चढ़ जाओ और हमें डायरेक्शन बताओ, लेकिन इस पर शू कहता है कि वहाँ खतरा हो सकता है, मैं वहाँ क्यों चढ़ूं। अब सभी लोग फिर से उसे नेगेटिव पॉइंट्स देते हैं। इसके बाद शू कहता है कि मैं मजाक कर रहा था और वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा था और खुद से ही कह रहा था कि सच में रूइन के अंदर लोग इतना डरे हुए होते हैं कि उनसे नेगेटिव पॉइंट्स लेना बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर मेरी अच्छी खासी कमाई होने वाली है। मुझे लगता है कि मुझे इसी ग्रुप के साथ रहना चाहिए। वैसे अब जब वो पेड़ के ऊपर आता
है तो तभी हम देखते हैं कि एक सांप उसकी तरफ आने वाला और उसे बाइट करने वाला था, लेकिन शू उससे पहले ही गर्दन से पकड़ लेता है। शू उसे खत्म नहीं करता, वो बस उसके जहरीले दांत निकाल लेता है और उसे इन लोगों के ऊपर डालकर और ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स कमा लेता है। वैसे इसके बाद अब वो उस पेड़ पर और ऊपर की तरफ जाने लगा था। ये पेड़ सच में बहुत ऊंचा है। ऊपर आकर उसे सूरज तो दिखा था, लेकिन वो अपनी आंख बंद कर अभी भी यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर रहा था, क्योंकि उसे ये बात पता है कि रूइन के सेंटर में जाना सबसे ज्यादा जरूरी है और वही मेन चीज है, और सूरज के पीछे जाना ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। उसे बस किसी तरह से रूइन का सेंटर ढूंढना था। जैसे ही वो आंख बंद कर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करता है तो उसे पता चलता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी किस तरफ से ज्यादा आ रही है। असल में जैसे जैसे वो रूइन के सेंटर में जाएगा, वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का फोर्स बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। शू डायरेक्शन समझ गया था, पर अब उसे देर हो चुकी थी। इस वजह से नीचे जेनजी और बाकी से भी चिल्लाते हैं कि आखिर तुम वहाँ ऊपर कर क्या रहे हो। इस पर शू कहता है कि यहाँ पर एक बहुत मस्त चीज है। अब वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिर वहाँ ऐसा है क्या, तो शू कहता है कि यहाँ की सीनरी बड़ी मस्त है, मैं अभी नीचे नहीं आ सकता, मुझे ये जगह बड़ी पसंद आई। वो लोग बहुत ही इरिटेट हो रहे थे। वैसे अब शू जब वहाँ से नीचे आता है तब तक शाम हो चुकी थी। शू वहाँ नीचे आने के बाद उनसे कहता है कि देखो हमें सीधा जाना चाहिए, मगर वो अभी शू की बात नहीं सुन रहे थे। उन्होंने पहले ही अपनी एक डायरेक्शन डिसाइड कर ली थी, मगर वो डायरेक्शन सही थी। इस पर से शू उन्हें नहीं टोकता। शू सोचता है कि अब शाम होने वाली है और रात के समय जंगल में ट्रैवल करना गलत होगा, उन्हें एक कैंप लगाकर यहाँ पर रुक जाना चाहिए। अभी वो पेड़ पर हाथ मार रहा था, देखने के लिए ये पेड़ खोखला है तो वो इसके अंदर रुक सकता है, पर ऐसा नहीं था। लेकिन तभी उसे आवाज सुनाई देती है। वो जब आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नजर नीचे झाड़ियों में किसी चीज पर जाती है। वो झाड़ियाँ हटाता है तो वहाँ पर एक स्कल रखा हुआ था। वो तुरंत ही बाकी लोगों को वहाँ पर आकर उसे देखने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो सभी वहाँ से निकल चुके थे और जंगल में अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। शू ने समझा रहा था कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए। अभी भी हमने झाड़ियों के अंदर एक स्कल को देखा जो कि इतना बड़ा था। अगर कोई उस जानवर को मार सकता है तो हमें भी मार सकता है, और वैसे भी रात के टाइम ट्रैवल करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब इस पर वो जेनजी कहने लगता है कि तुम वहाँ सीनरी एंजॉय कर रहे थे, इसमें हमें देर हो गई। अब तुम ये मत कहो कि हमें यहाँ से नहीं चलना चाहिए। वैसे भी हम आगे जाएंगे उसी में फायदा है, क्योंकि हम दूसरे ग्रुप के साथ मिल सकते हैं, और एक रूइन के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करना ये ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है। वैसे अब जेनजी उनमें सबसे ज्यादा समझदार और ताकतवर लगता है। इस वजह से सभी लोग उसी की बात मानते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। शू उनसे कहता है कि देखो अगर कोई गड़बड़ हो तो फिर मेरे पास मत आना। वैसे वो लोग जा चुके थे, इसलिए शू भी लूशियाओ के बारे में सोचने लगता है। वो सोच रहा था कि आखिर लूशियाओ क्या कर रही होगी, मगर वो उम्मीद करता है कि वो कुछ भी कर रही हो, बस ठीक हो। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम लूशियाओ को देखते हैं जो कि इस वक्त जंगल में आगे बढ़ रही थी। उसे दो जानवर दिखते हैं। वैसे पहली चीज नोटिस करने वाली ये है कि लूशियाओ यहाँ पर किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है। वो जंगल में अकेले बढ़ रही है, लेकिन वो डर बिल्कुल भी नहीं रही थी। तभी वो दो जानवर को देखती है। इनमें से वो एक के पास आती है। अभी वो जिस भी प्रकार का जानवर था वो यहाँ पर लूशियाओ को देखते हुए घुर्रा रहा था। लूशिया उससे बिल्कुल नहीं डर रही थी और लूशिया उससे ही चिढ़ाने लगती है। तभी लूशिया को कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बड़ी खतरनाक भी थी। हम देखते हैं कि वहाँ सामने पेड़ के अंदर से एक जानवर यहाँ पर आ रहा था, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल दिख रही थी। वो जब बाहर निकल कर आता है तो हमें पता चलता है वो एक वाइल्ड पिग है और वो खतरनाक भी था, और साथ ही साथ वो लूशियाओ के साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो लूशियाओ के पास आता है और वो इतने गुस्से से लूशियाओ की तरफ देख रहा था कि लूशियाओ को डरना चाहिए, पर वो बिल्कुल नहीं डरती। वाइल्ड पिग यहाँ पर बहुत ही तेजी से दहाड़ता है, पर इससे भी लूशियाओ नहीं डरती, बल्कि लूशियाओ ने जब अपनी उस स्पिरिट को समन कर लिया था, ये वही चोर आदमी की स्पिरिट थी जो कि बाहर आकर बहुत ही बुरी तरीके से हंस रहा था। अब फिर से सीन चेंज होता है और हम शू के पास आते हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त वो खाना खा रहा था और अपनी स्टेटस विंडो को चेक कर रहा था। पहले तो हमें जानने को मिलता है कि उसने 6 स्टार को अचीव कर लिया है, लेकिन अभी उसे 7 स्टार पर पहुंचना है, जिसके लिए उसे बहुत ही कम नेगेटिव पॉइंट्स चाहिए। पर वो अपनी स्टेटस विंडो में ये भी देखता है कि उसे बहुत सारे एक नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलता है जब वो किसी जानवर या एनिमल को परेशान करे। वो समझ गया था कि लूशियाओ जरूर किसी जानवर को परेशान कर रही है, और यहाँ पर वो एक नेगेटिव पॉइंट की गिनती बहुत ही ज्यादा थी। वो स्क्रॉल करने के बाद भी खत्म नहीं हो रहे थे। अब शू सोचता है कि आखिर ये लूशियाओ कर क्या रही है, पर जो भी हो मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ आसपास कुछ जानवर निकलकर शू की तरफ बढ़ने लगते हैं। वैसे तो ये सभी जानवर खतरनाक थे, क्योंकि इनमें से कई वाइल्ड एनिमल्स भी थे, पर लगा नहीं था कि वो शू पर हमला करेंगे। वो बस वहाँ बैठने के लिए आए थे, क्योंकि शू ने आग जला रखी थी। शू को भी उनसे खतरा महसूस नहीं होता, इस वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं करता, वो बस बैठा रहता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अचानक से शू को दूसरी आवाज आती है। ये आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। शू पेड़ के ऊपर देखता है तो वहाँ पर हमें उन पेड़ों से कुछ
कुछ वाइन्स निकलते हुए दिखती है जो कि ग्लो कर रही हैं। एक वाइन वहाँ पर एक बड़ी सी लिजार्ड को पकड़ लेती है, साथ ही साथ यहाँ पर वो उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लिजार्ड इसी तरह से खुद को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी वो सभी लोग जो कि शू को छोड़कर वहाँ से चले गए थे, उनके पास भी इस तरह की वाइन्स दिखना स्टार्ट हो गई। एक लड़की को उन वाइन्स ने पकड़ लिया था, लेकिन तभी एक लड़का वहाँ पर आकर तलवार से उन वाइन्स को काटते हुए उसे बचा लेता है, पर धीरे धीरे सभी पेड़ों के अंदर से वो वाइन्स निकलने लगी थी। इस वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। यहाँ इस तरफ शू को देखते हैं जो कि अभी बैठा हुआ था, उसकी तरफ कोई भी वाइन नहीं आ रही थी, बस वो जानवर बहुत ही पास आकर बैठ चुके थे। शू सोचता है कि क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए। वैसे जब शू खड़ा होता है तो वहाँ पर एक चीता भी आ जाता है जो कि शू को देखकर घुर्रा रहा था, और शू उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसे चिढ़ाता है, जिस वजह से वो चीता हमला करता है, लेकिन शू उसे एक मुक्के में ही वहाँ से दूर फेंक देता है। अब शू समझ गया था कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है नेगेटिव पॉइंट्स कमाने का। शू तुरंत ही अपनी स्पेयर निकाल लेता है और एक के बाद एक सभी जानवर को वहाँ से डराकर भगाने लगता है। वो जानवर जैसे जैसे भाग रहे थे तो शू को हर सेकंड नेगेटिव पॉइंट्स मिलते जा रहे थे, जिनकी गिनती बहुत ही ज्यादा थी। भले ही उसे 1 पॉइंट मिल रहा हो, लेकिन लगभग इसके पास हर सेकंड 100 से ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे थे। इस वजह से वो सोच रहा था कि लगता है कि मैं 7th स्टार को भी अचीव कर लूंगा। वैसे हम देखते हैं कि अब कुछ देरी इस तरह से करने के बाद वो सारे जानवर थक गए थे और बहुत ही डरे हुए थे। हम देखते हैं कि अभी बाकी वो लोग जो कि शू को छोड़कर गए थे वो वहाँ से भाग रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे वाइन्स बढ़ते जा रही हैं और वैसे भी वो जंगल के बीच में है जहाँ पर कोई भी खाली जगह नहीं है, हर जगह पर पेड़ ही पेड़ है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद वो एक ग्रुप से मिलते हैं जहाँ पर कुछ लोग अभी इन वाइन्स से लड़ रहे थे। वो लड़का वैसे तो बहुत ही टैलेंटेड लग रहा था, क्योंकि वो उन वाइन्स को बिना देखे उन्हें काट रहा था, पर फिर भी वो थकने लगा था। वो जानता था कि उसे जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह पर पहुंचना होगा जहाँ पर पेड़ कम है। जब वो बात जेनजी को बताता है तो जेनजी को याद आता है कि शू ने उसे यही जगह पर रुकने को कहा था। असल में वहाँ पर पेड़ कम थे, इसी वजह से शू को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इतनी देर तक। अब जेनजी वहाँ जाने तो नहीं चाहता था, क्योंकि शू ने कहा था कि मेरे पास वापस लौटकर मत आना, लेकिन चारा भी कुछ नहीं था। इस वजह से जेनजी उस लड़के से कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। अब रास्ते में वो सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मजा अब तब आता है जब वो शू की जगह पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि शू एक चीता को अपने पास बिठाए हुए है और उसका मुंह खोलकर अपने दांतों को अपने हाथ से टच करा रहा है। असल में शू बस उनकी कैविटी देख रहा था, क्योंकि शू ने उन्हें खाना खिलाया था। तब उसे पता चला कि इनमें से कुछ जानवर के दांत खराब है। शू तो बस उनकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि उनसे शू को बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स मिलते थे। तभी ये लोग यहाँ पर आकर जब ये देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और डर जाते हैं। अब पहले तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि शू ये कर क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़का वहाँ से भाग कर आकर कहता है कि हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं। अब वैसे तो उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जगह शू की नहीं है, पर फिर भी वो लड़का कहता है कि हाँ, कि क्या इन जानवरों को हम मार दे या फिर यहाँ से भगा दे, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि ज्यादा ताकतवर नहीं है और उन्हें इनसे डर लग रहा है। पर शू कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये जानवर कितने क्यूट हैं और मेरे साथ खेल रहे हैं, तुम यहाँ से इन्हें भगा कैसे सकते हो? अगर तुम इन्हें भगाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। अब वही लड़का कहने लगता है कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, बस मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये बीस्ट बड़े खतरनाक लग रहे हैं और यहाँ पर कई कमजोर बच्चे भी हैं, कहीं ये उन्हें चोट ना पहुँचाए। पर इस पर शू उन बीस्ट से पूछता है कि क्या तुम लोग किसी को चोट पहुँचाने वाले हो? जिस पर वो बीस्ट मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर क्या होगा। अब शू कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये किसी को कुछ नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे वहाँ रुक गए थे और वो जो समझदार वाला लड़का था वो शू से पूछ रहा था कि आखिर कल हम क्या करने वाले हैं। शू उससे कहता है कि कुछ नहीं, मुझे कल बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। तुम लोग किसी दूसरे ग्रुप को ढूंढना जिससे कि तुम्हारी गिनती बढ़ जाए, और ट्राई करना कि रात होने से पहले तो ऐसी किसी जगह पर पहुंच सको जहाँ ओपन स्पेस हो, मतलब ऊपर कोई पेड़ ना हो, इससे तुम सेफ रहोगे। ये सुनकर वो लड़का शॉक था और शू से पूछने लगता है कि आखिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। तो इस पर शू कहता है कि मुझे ज्यादा जरूरी काम है। वो लड़का कहने लगता है कि इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है, अगर तुम हमारे साथ रहे तो इससे तुम भी सेफ रहोगे। पर शू कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहता और इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि शू ऑलरेडी जा चुका था। ये लड़का जब उठता है तो इसके हाथ में एक तलवार थी। वैसे अभी वो देखता है कि उसके जो साथी है वो यहाँ पर ब्रश कर रहे हैं, उनके पास भी एक एक बोतल जिसमें पानी है, सभी को बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में वाटर मिला हुआ है। अब वो लड़का तुरंत ही उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम कैसे बेवकूफी वाले काम कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये पानी सिर्फ पीने के लिए है, जब तक हम वाटर सोर्स ना ढूंढ लें पानी का यूज कोई भी नहीं करेगा। अब सभी बात मान लेते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक बहुत ही तेजी से आवाज आती है और ये आवाज ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बड़ा सा मॉन्स्टर चल रहा हो। तभी उनकी नजर पास में झाड़ी हुई
तरफ जाती है जहाँ से कई सारे जंगली जानवर इसी तरफ बढ़ रहे थे। वो लड़का ये देखते हुए डर जाता है और अपनी तलवार आगे कर लेता है, पर वो देखता है कि ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है तो इनसे नहीं लड़ सकता। अब वो सभी से कह रहा था कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, पर इतने में ही उसकी नजर सामने उस वाइल्ड पिग के ऊपर जाती है जिसके ऊपर लूशियाओ बैठी हुई थी। वो उसे देखकर पहले तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। अब लूशियाओ यहाँ पर ये तो नहीं बताती कि वो कौन है, बल्कि वो उससे ही क्वेश्चन करने लगती है कि क्या तुमने शू नाम के किसी लड़के को यहाँ पर देखा है? वो लंबा है और थोड़ा बहुत ही हैंडसम भी है। अब शू का नाम सुनते ही यहाँ पर वो लड़का और ज्यादा शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही उस डायरेक्शन के बारे में इशारा करके बताता है कि वो लड़का इसी तरफ गया है, जिसके बाद लूशियाओ उसे थैंक यू कहती है और अपने वाइल्ड पिग के साथ उसी तरफ जाने लगती है। अब दूसरी तरफ हम शू को देखते हैं। वो इस वक्त एक स्नेक के पॉइजनस टीथ निकाल रहा था और कह रहा था कि इस जंगल के अंदर ही लगभग लेवल डी यानी कि रैंक डी तक के बीस्ट हैं। तो आखिर जब हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तब कितने ज्यादा पावरफुल बीस्ट मिलेंगे। वैसे इसी दौरान हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लूशियाओ जो कि आगे बढ़ रही थी उसे चेन जुआन मिलता है। वो चेन जुआन को देखकर थोड़ी सी शॉक थी, पर यहाँ पर चेन जुआन उसे देखकर ज्यादा शॉक था क्योंकि अभी लूशियाओ उस वाइल्ड पिग के ऊपर बैठी हुई थी। वो लूशियाओ उसे पूछने लगता है कि कहीं उसने तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया। वैसे वो डर गया था, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स भी शू को मिल रहे थे। तो शू देखता है और समझ जाता है कि लूशियाओ चेन जुआन के साथ मिल गई है। उसे इस बात से थोड़ी खुशी होती है कि चलो अब वो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वैसे तभी शू को कोई आवाज आती है। वो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ जाता है और आसपास देखने लगता है। तभी वहाँ एक ग्रुप आता है। वो ग्रुप बात कर रहे थे कि शाम होने वाली है, हमें इस तरह से अपने ओपन स्पेस में नहीं ढूंढना चाहिए, हमें इस तरह से एक ओपन स्पेस जगह को ढूंढना होगा जिससे कि हम सेफ रह सकें। तभी उन्हें पेड़ के पीछे से कुछ आवाज आती है। वो देखते हैं कि वहाँ कौन है, तो हम देखते हैं कि असल में शू पेड़ के ऊपर वहाँ पेड़ के पीछे आ गया था। वो निकल कर आकर कहता है कि डरो मत, मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ। यहाँ पर वो आदमी थोड़ा शॉक था। वो पूछता है कि लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर शू अपने घर की लोकेशन बताने लगता है और यहाँ पर अपनी घर की लोकेशन बताना थोड़ा अजीब था। इस वजह से सभी इससे डिसअपॉइंट होते हैं और शू को थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। वो वैसे जानबूझकर कर रहा था। वो मन में सोचता है कि अब तो वो 7 स्टार तक बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। तभी वो सभी के नाम नोटिस करने लगता है। सभी के नाम के सभी के नाम एक एक कर लिखे आ रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक नाम मेंबर्स में आता है। उसे पता चलता है कि ये कोई स्पाई है, लेकिन सभी के नेगेटिव पॉइंट्स एक साथ मिले थे। इस वजह से शू को नहीं पता कि आखिर ये स्पाई इनमें से कौन है। वैसे इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।